सभी बच्चों को हरिओम। आज मैं आप लोगों को डीएनए पैकेजिंग के बारे में समझाऊंगी। ठीक है, डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, इसको मैं आपको बिंदुओं के आधार पर बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। डीएनए किसके ऊपर पाया जाता है? गुणसूत्र के ऊपर। गुणसूत्रों के ऊपर डीएनए के विन्यास को ही डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। इसी को स्पष्ट करने के लिए न्यूक्लियोसोम मॉडल और सोलेनाइड मॉडल दिया गया था। न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है? यानी आपको डीएनए गुणसूत्र के ऊपर, आपको पता है कि डीएनए किसके ऊपर पाए जाते हैं? गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं। 11वीं कक्षा में आपने गुणसूत्रों की रचना के बारे में पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे कि डीएनए गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र के ऊपर डीएनए किस क्रम में लगे होते हैं, उसके उसी विन्यास को डीएनए पैकेजिंग कहा जाता है। और इसी के लिए जो मॉडल दिया गया था उसका नाम है न्यूक्लियोसोम मॉडल, और एक मॉडल है सोलेनाइड मॉडल। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल में क्या कहा गया है? इस मॉडल को कॉर्नबर्ग और थॉमस 1974 में इन्होंने दिया था। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, गुणसूत्र में पाया जाने वाला क्रोमेटिन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। दूसरा है, क्रोमेटिन की इकाई न्यूक्लियोसोम होते हैं, अर्थात क्रोमेटिन की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूक्लियोसोम, अर्थात न्यूक्लियोसोम मिलकर के क्रोमेटिन बनाते हैं। तो हर एक न्यूक्लियोसोम जो एक इकाई है क्रोमेटिन की, उस न्यूक्लियोसोम में क्या है? प्रोटीन के ऑक्टामर का बना होता है। ऑक्टा मतलब क्या होता है? 8। प्रोटीन के ऑक्टामर का बना होता है। तो ऑक्टामर का मीनिंग क्या है? 8। अब ये ऑक्टामर, प्रोटीन का ऑक्टामर बोल रहे हैं, तो इसमें क्या क्या होता है? एक ऑक्टामर में H2A, H2B, इसी प्रकार H3 और H4। प्रत्येक के दो अणु, अर्थात H2A के 2 अणु, H2B के 2 अणु, H3 के भी और H4 के भी, इस प्रकार 2 अणु होते हैं। तो कितना हो गया? 8। तो प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में प्रोटीन की कितने ऑक्टामर हैं? एक ऑक्टामर में H2A, H2B, H3 और H4 के कितने हैं? 2 अणु पाए जाए, तो सबको मिलाकर के कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, तो प्रोटीन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए का स्ट्रैंड लिपटा हुआ होता है। अभी मैं आपको बिंदुओं के आधार पर बता रही हूँ, आप लोग को फिर उसके बाद चित्र के आधार पर समझाऊंगी। प्रत्येक ऑक्टामर जो है उसके ऊपर डीएनए का स्ट्रैंड लिपटा हुआ रहता है, जिसमें होते हैं 200 क्षार युग्म, 200 क्षार युग्म, बेस पेयर। प्रोटीन ऑक्टामर के ऊपर जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, ठीक है, उस डीएनए स्ट्रैंड में कितने क्षार युग्म होते हैं? 200 क्षार युग्म होते हैं। और यह ऑक्टामर के चारों ओर 1 टू द करेक्ट 3/4 चक्कर में लिपटा होता है। प्रोटीन ऑक्टामर तथा डीएनए स्ट्रैंड से बनी इकाई का नाम न्यूक्लियोसोम ये दिया था पी यूडेट और सहयोगियों द्वारा। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम क्या है समझ में आ गया? प्रोटीन ऑक्टामर और डीएनए स्ट्रैंड ये दोनों मिलकर के जो यूनिट बना रहे हैं वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम। तो क्रोमेटिन की इकाई क्या थी? न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम किससे बना है आपका? प्रोटीन ऑक्टामर और डीएनए स्ट्रैंड से। तो ये जो न्यूक्लियोसोम जो नाम दिया वो दिया था पी यूडेट और उनके सहयोगियों ने 1975 में। तो इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, 1 न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में आ जाएगा आपका H2A प्लस H2B प्लस H3 और इसी प्रकार से प्लस H4, यहाँ पर भी 2 रहेगा। इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका? प्रोटीन ऑक्टामर।
और साथ में क्या था 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर। तो 1 न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू क्या है आपका प्रोटीन ऑक्टामर, जिसमें बताया आपको कि कितने कितने अणु होंगे H2A, H2B, H3 और H4 के। और साथ में क्या था आपका 200 बेस पेयर, किसका यानी डीएनए में कितने बेस पेयर थे 200 बेस पेयर थे। ये पूरा मिलकर के आपका बनाएगा 1 न्यूक्लियोसोम। इसके बाद आगे है 2 न्यूक्लियोसोम के बीच स्वतंत्र डीएनए का खंड पाया जाता है जो लिंकर डीएनए कहलाता है। लिंकर डीएनए में 50 से 70 क्षार युग्म पाया जाता है। लिंकर डीएनए क्या है? लिंकर डीएनए 2 न्यूक्लियोसोम के बीच ठीक है 2 न्यूक्लियोसोम। अब आपके एक न्यूक्लियोसोम के बारे में बताया कि किस किस से मिलकर बना होता है। अब एक न्यूक्लियोसोम हो गया, उसे ऐसे ही 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए होता है वो डीएनए का खंड जो पाए जाते हैं दोनों न्यूक्लियोसोम के बीच में वो कहलाता है आपका लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए में कितने 50 से 70 क्षार युग्म यानी बेस पेयर पाए जाते हैं। लिंकर डीएनए के साथ एक अणु हिस्टोन जुड़ा हुआ होता है H1। ठीक है, हर एक लिंकर डीएनए जो रहेगा उसके साथ में एक अणु क्या जुड़ा रहेगा H1 हिस्टोन। ठीक है, मैं यहाँ पर L करके लिख दे रही हूँ लिंकर डीएनए। ठीक, इस लिंकर डीएनए के साथ में एक अणु आपका क्या रहेगा H1 रहेगा। ठीक है, जुड़ा हुआ होता है। इज दैट क्लियर? तो मैंने आप क्या बताया आपको यहाँ पर न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में बताया है। ठीक है, अब आपको मैं चित्र के माध्यम से भी बता रही हूँ। अभी मैंने आपको बिंदुओं के आधार पर जो चीज़ समझाई है वो आपको मैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी समझा रही हूँ। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, लगातार 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी मैंने बताया था आपको 0.34 नैनोमीटर मान ली जाए, और यदि एक प्रारूपी स्तनधारी कोशिका में डीएनए कुंडली की लंबाई की गणना सभी क्षार युग्म की संख्या को लगातार 2 क्षार युग्म के बीच की दूरी से गुणा करने पर दूरी की गणना कर सकते हैं, और वह है 6.6 गुणा 10 की घात 9 क्षार युग्म गुणा 0.34 गुणा 10 की घात ऋण 9 मीटर प्रति क्षार युग्म की जाए तो लगभग 2.2 मीटर के बराबर होगी। और यह लंबाई प्रारूपी केंद्रक की लंबाई चौड़ाई से काफ़ी अधिक है। इस तरह एक लंबा बहुलक एक कोशिका में कैसे पैकेज्ड होता है, यही चीज़ आपको देखना है कि एक लंबा बहुलक, इसकी लंबाई देख रहे हैं कितना लंबा है ना, तो एक लंबा बहुलक एक कोशिका में किस प्रकार पैकेज्ड होता है। तो यदि इस्चेरिचिया कोलाई, हम एग्जाम्पल ले लें, इस्चेरिचिया कोलाई डीएनए की लंबाई, उसके डीएनए की जो लंबाई है वह है 1.36 मिलीमीटर। तो क्या आप इस्चेरिचिया कोलाई में क्षार युग्मों की संख्या की गणना कर सकते हैं? तो ऊपर आपको बता दिया गया है किस प्रकार गणना की जा सकती है। तो इस्चेरिचिया कोलाई में आपको 1.36 मिलीमीटर उसके डीएनए की लंबाई दी गई है। अब इसमें आपको क्या कहा गया, क्षार युग्म की संख्या की गणना करना है। ठीक है, असीम केंद्र की जैसी इस्चेरिचिया कोलाई जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है, यानी उसमें केंद्रक स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला होता है। अगर केंद्रक नहीं होगा किसी भी कोशिका में क्या पाया जाता है, बीच में केंद्रक पाया जाता है ना। इसको यदि आप एक कोशिका मान ले, ठीक, तो बीच में क्या होता है केंद्रक होता है। लेकिन ये कहा जा रहा है, आपको पता है कि इस्चेरिचिया कोलाई में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, अभी स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है का तात्पर्य क्या होगा, जब केंद्रक ही नहीं है तो डीएनए जो कि केंद्रक के अंदर रहता है वो यहाँ पर पूरा बिखरा हुआ रहेगा। लेकिन केंद्रक नहीं होने के बावजूद भी पूरी कोशिका में ये नहीं फैला रहता है। डीएनए ऋणात्मक आवेशित तथा कुछ प्रोटीन्स जो कि धनात्मक आवेश के होते हैं। डीएनए क्या है, ऋणात्मक आवेशित, कुछ प्रोटीन्स धनात्मक आवेशित से बंधकर एक जगह पर स्थित होता है, जिसे बोलते हैं केंद्राभ या न्यूक्लाइड। केंद्राभ या न्यूक्लाइड सॉरी। तो समझ में आया आप लोग को, यहाँ पर डीएनए ऋणावेशित होता है
और कुछ प्रोटीन्स जो कि धन आवेशित होते हैं इससे बंध जाता है और एक जगह पर वो स्थित होता है। इसको बोलते हैं केंद्राव या न्यूक्लाइड। न्यूक्लाइड में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित होता है जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। ससीम केंद्रिकी या सुकेंद्रिकी में यह रचना काफ़ी जटिल होगी। धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है जिसे हिस्टोन्स कहते हैं। इस प्रोटीन का आवेश आवेशित पार्श्व श्रृंखलाओं में स्थित अमीनो अम्ल की बहुलता पर निर्भर करता है। हिस्टोन में क्षारीय अमीनो अम्ल लाइसिन व आर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। दोनों अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखला पर धनात्मक आवेश होता है। हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाता है। इसी को मैंने आपको प्रोटीन ऑक्टामर के रूप में बताया था। हिस्टोन अष्टक भी कहते हैं इसको। धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित डीएनए से सटा होता है और जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर की डीएनए कुंडली होती है। केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम्स एक के बाद एक मिलते हैं उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। यहाँ पर आपको एक ईएम दृश्य डोरी पर बीट्स दिख रहा है। डोरी पर आपको काले बिंदु नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो काले काले बिंदु आपको नजर आ रहे हैं चित्र में, और ये जो लंबे धागे के समान दिख रहा है आपको, तो इसके ऊपर क्या काले काले बिंदु नजर आ रहे हैं। तो ये बताया गया है कि न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक, जिसको क्रोमेटिन कहते हैं, जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह की संरचना होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब देखा गया तो न्यूक्लियोसोम्स क्रोमेटिन जिस तरह से डोरी पर बीट्स, यानी एक लंबी डोरी पर आप बीच बीच में क्या दिखाई दे, बीट्स दिखाई दे, उस प्रकार दिखाई देता है। तो सैद्धांतिक रूप से तुम सोच सकते हो कि एक स्तनधारी कोशिका में ऐसे दाने न्यूक्लियोसोम, जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, की तरह की रचना की संख्या क्या हो सकती है। डोरी पर बीट्स सदृश संरचना क्रोमेटिन में कोष्ठित होकर क्रोमेटिन धागों का निर्माण करती है। जैसे आप लंबी डोरी ले लीजिए और बीच बीच में क्या डाल दें, हम उसमें गठान डाल दें, है ना, तो बीच बीच में आपको किस रूप में दिखाई देगा, बीट्स के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। तो डोरी पर बीट्स सदृश रचना क्रोमेटिन में कोष्ठित होकर क्रोमेटिन धागों का निर्माण करती है, जो आगे कुंडलित व संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से उच्च स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्री प्रोटीन या उसी को नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHC भी कहते हैं। एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं, जिसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जो काफ़ी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं, वो गाढ़े रंग के दिखाई पड़ते हैं, उसे हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चित्र में स्पष्ट एक न्यूक्लियोसोम की रचना आपको दिखाई दे रही है, और इस न्यूक्लियोसोम की रचना में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डीएनए स्ट्रैंड बीच में है आपका हिस्टोन अष्टक जो कि प्रोटीन का है, और H1 हिस्टोन्स, ये देखिए एक H1 हिस्टोन्स, इस तरीके से डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो प्रोटीन ऑक्टामर को लपेट करके रखता है, और ये इस प्रकार क्या बन गया, आपका एक न्यूक्लियोसोम बन गया। हिस्टोन अणु का सार भाग है, ये आपका सार भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है वो उसका सार भाग है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इस रिलेशन में आपको मैंने कहाँ तक बताया, डीएनए पैकेजिंग के बारे में न्यूक्लियोसोम मॉडल बताया है। आगे मैं आपको सोलेनॉइड मॉडल के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।